द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 16 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. Recently, the Ministry of Coal has started commercial auction of coal mines on a revenue share basis using the National Coal Index. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो न्यूज़ क्या आया था? मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज स्टार्टेड कॉमर्शियल ऑक्शन ऑफ कोल माइंस ऑन रेवेन्यू शेयर बेसिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोल माइंस का कॉमर्शियल ऑक्शन शुरू हुआ है ऑन रेवेन्यू शेयर बेसिस लिखा है। ये रेवेन्यू शेयर बेसिस क्या होता है दोस्तों कुछ नहीं है। रेवेन्यू शेयर मतलब जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना वो पूरा शेयर होगा। नॉर्मली बिजनेसेस में क्या होता है, प्रॉफिट जो होगा, कोई भी एक बिजनेस शुरू होने के बाद प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट को डिवाइड करके देते हैं। इसमें क्या है, जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो पूरा रेवेन्यू शेयर होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू शेयर बेसिस। इन ऑर्डर टू अराइव एट द रेवेन्यू शेयर बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ कोल। देखो ये जो रेवेन्यू शेयर होगा वो कोल के जो मार्केट प्राइस होगा ना उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। इसके लिए एक नेशनल कोल इंडेक्स कंसेप्चुलाइज किया है। नेशनल कोल इंडेक्स देखने से ये पता चलेगा इट विल रिफ्लेक्ट द चेंज ऑफ प्राइस लेवल ऑफ कोल ऑन ए पर्टिकुलर मंथ रिलेटेड टू द फिक्स बेस ईयर। तो एक एक महीने में कोल का रेट में कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है ये पता चलेगा नेशनल कोल इंडेक्स को देखने के बाद। तो बेसिकली इसका एक बेस ईयर सेट किया हुआ है 2017-18। तो 2017-18 में जो रेट था उससे कंपेयर करेगा, उससे कंपेयर करके बोलेगा एक एक महीने में कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है। रोल्ड आउट, ये एक्चुअली रोल आउट हुआ था 4 जून 2020 को और अभी ये स्टार्ट हो गया कॉमर्शियल ऑक्शन। ठीक है, एम इज टू हैव एन इंडेक्स दैट विल ट्रूली रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ कोल। तो बेसिकली नेशनल कोल इंडेक्स देखने के बाद हमें कोल का एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या है पता चलेगा। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं। देखो दोस्तों पहला क्या है, इट इज अ प्राइस इंडेक्स विच रिफ्लेक्ट्स द चेंज ऑफ प्राइस लेवल ऑफ कोल इन अ पर्टिकुलर मंथ रिलेटेड टू फिक्स्ड बेस ईयर। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा क्या है, बेस ईयर, ये 2011-12 लिखा है इसलिए गलत है दोस्तों, 2017-18 है। ठीक है, कोल इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल विच होल्ड्स 55% ऑफ इंडियाज एनर्जी नीड। ये मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन भी कोल से होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट ऐसे भी पूछा जा सकता है, मोर देन 0.5% ऑफ जो एनर्जी कंजम्पशन कोल का है, इस तरह भी पूछ सकते हैं। तो करेक्ट जो इसकी जो मैथ्स है कैलकुलेशन है वो है 55%। ठीक है, तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोल इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल विच होल्ड्स 55% ऑफ इंडियाज एनर्जी नीड। Question number 2. Recently, climate activist Disha Ravi was arrested after she posted information in support of farmers' protest. ये न्यूज़ आपने सुना ही होगा। अब आप मुझे ये बताइए, which of the following are the reasons when restrictions on right to freedom of speech and expression can be imposed by the state? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों देखो एक बार मैं आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बता देता हूं। देखो दोस्तों आर्टिकल 19(1) अल्फा, इसमें क्लियर लिखा हुआ है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक फंडामेंटल राइट है, ये गारंटी करते हैं हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन्स। अब देखो ये तो आपको हर्षिता ने पढ़ाया भी था पॉलिटी में, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब देखो दोस्तों जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं जब भी आप कुछ भी चाहो वो सब बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकता है, इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। देखो क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। आर्टिकल 19(2), ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19(2) में लिखा है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आर्टिकल 19(1) में लिखा है तो आर्टिकल 19(2) में इसका रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी लिखा है, इंपोजेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखो रीजंस कौन कौन सा है। पहला है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को अगर कोई हानि पहुंचा रहा है उसमें भी हो सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज को अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंपोज कर सकता है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी और मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए, हेट स्पीच अगर हो रहा है उसको भी स्टॉप करने के लिए, डिफेमेशन, किसी को डिफेम करना चाह रहा है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दिया, ये भी हो सकता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कोर्ट कुछ ऑर्डर या डिग्री दे दिया उसको कंटेम्प्ट कर, उसको मान नहीं रहा है तब भी। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पीपल विद द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट फियर ऑफ रिप्रेसल बट इट मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गारंटी दिया है, पर हमें उसको क्वेश्चन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना है, ये कहने का मतलब है। अब हमारे क्वेश्चन में चलिए, जितना भी लिखा है सब रीजन से दोस्तों, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, हेट स्पीच, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सारे रीजन से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का रेस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, proposals for tourism and port development in the Andaman and Nicobar Islands impact nesting populations of the Jay and leatherback turtle in this part of Indian Ocean. Consider the following statements regarding Jay and leatherback turtle which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने डेली न्यूज़ में कवर किया था। मोटे मोटे पॉइंट्स में बता देता हूं दोस्तों आपको। देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक प्रपोजल फॉर टूरिज्म एंड पोर्ट डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। नीति आयोग की तरफ से भी है कुछ प्लान्स। अब देखो, कुछ कंजर्वेशनिस्ट का कहना यह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे सी टर्टल्स आके नेस्ट करते हैं, मतलब अंडा देते हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें स्पेसिफिकली एक स्पीशीज ऑफ टर्टल है, जयन लेदरबैक टर्टल, इसके बारे में बताया गया है। They are the largest sea turtle species and also one of the most migratory crossing both Atlantic and Pacific Ocean। देखो दोस्तों, सी टर्टल एक माइग्रेटरी एनिमल है, ठीक है। ये जो सी टर्टल है ना, ये सी टर्टल के फैमिली में सबसे बड़ा है। जैन लेदरबैक टर्टल जो है, ये इतना माइग्रेट करते हैं कि अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को भी पार कर लेते हैं। लेदरबैक टर्टल्स आर नेम फॉर द शेल विच इज लेदर लाइक रादर देन हार्ट लाइक अदर टर्टल्स। देखो, लेदरबैक टर्टल का नाम कहां से आया? इसका जो शेल है ना ऊपर, ये लेदर जैसा है, इतना हार्ड नहीं है। देयर आर 5 स्पीशीज इन इंडियन वाटर्स। देखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन ओशन में 5 स्पीशीज सी टर्टल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ओलिव रिडली सी टर्टल सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा। आप मुझे ये बताइए, ओडिशा में एक ओलिव रिडली सी टर्टल्स के लिए एक सेंचुरी बनाया हुआ है, एक मरीन सेंचुरी, उसका नाम क्या है? अब देखो, फिर है ग्रीन टर्टल, फिर है लॉगर हेड, फिर हॉक्सबिल एंड लेदरबैक। ये 5 नाम आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो लेदरबैक की बात आपने अभी किया, ओलिव रिडली, लेदरबैक एंड लॉगर हेड आर लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में ये वल्नरेबल है, ठीक है। वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी इसमें वल्नरेबल में है। ये जो तीनों हैं, ओलिव रिडली, लेदरबैक एंड लॉगर हेड। हॉक्सबिल टर्टल इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड ग्रीन टर्टल इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। देखो दोस्तों, यूपीसी प्रीलिम्स के लिए आप जब पढ़ रहे हो ना, आप ऐसे पढ़ना। अब न्यूज में कौन सा टर्टल आया हुआ है? जैन लेदरबैक टर्टल आया, तो इसके बारे में पूरा नॉलेज रटा मारिएगा। मतलब जैन लेदरबैक टर्टल कौन सा है? वल्नरेबल में है। अब मैंने जब एक्सप्लेन किया तो सारे के बारे में बता दिया, पर आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए जो न्यूज में आ रहे हैं अभी। दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का शेड्यूल 1। देखो, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी IUCN रेड लिस्ट जैसा, या साइट्स, जो साइट्स है, इसी तरह और एक फोरम है साइट्स, इसी में भी बहुत सारे अपेंडिक्स 1, 2, 3 करके होता है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972 में शेड्यूल 1 मतलब सबसे खतरनाक, सबसे थ्रेटेंड या वल्नरेबल जो बोल सकते हो आप, जैसे IUCN का है, तो उसमें भी जो टर्टल है, जैन लेदरबैक टर्टल जो है, वो शेड्यूल 1 में है। अब देखो हमारा स्टेटमेंट्स, पहला क्या है? जैन लेदरबैक टर्टल इज द ओनली स्पीशीज ऑफ टर्टल विच इज सीन इन इंडियन वाटर्स। गलत है दोस्तों, मैंने आपको 5 स्पीशीज बता दिया। लेदर सीबैक टर्टल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग टर्टल्स इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही। ग्लोबली लेदरबैक स्टेटस अकॉर्डिंग टू IUCN इज लिस्टेड एज वल्नरेबल, बिल्कुल सही। तो 2 and 3। Question number 4. Nigeria's Okonjo-Iweala appointed as head of World Trade Organization recently. Consider the following statements regarding WTO which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले सीरीज में बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी से सीज के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूडेड है, वो जाके देखिए अगर देखा नहीं तो। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक न्यूज आया है। नाइजीरिया का ngozi Okonjo-Iweala, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है दोस्तों, वाज अपॉइंटेड द 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुआ है एक लेडी। ये शी इज द फर्स्ट वीमन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू हेड द मल्टीलैटरल ट्रेड बॉडी, इसलिए न्यूज में आया है दोस्तों। देखो, फर्स्ट वीमन है और फर्स्ट अफ्रीकन है जो WTO का हेड बन रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल ऑफ ट्रेडिंग बिटवीन द नेशंस। देखो, नेशंस के बीच में ट्रेडिंग का देखभाल करने वाला एक ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के बारे में बात करें तो
इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक GATT था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था, 1947 में फॉर्म हुआ था। तो तब से इंडिया इसका मेंबर है। तो इसका सक्सेसर WTO, तो इसका भी मेंबर है इंडिया, फाउंडिंग मेंबर। ऑल्दो WTO इज नॉट ए UN स्पेशलिस्ट एजेंसी, इट हैज मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद UN एंड इट्स एजेंसी। देखो वैसे WTO जो है UN का स्पेशलिस्ट एजेंसी नहीं है, पर यूनाइटेड नेशंस के साथ WTO का रिलेशन बहुत अच्छा है। और एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, WTO UN relations are governed by arrangements for effective cooperation with other intergovernmental organizations. Relations between WTO and United Nations signed on 15 नवंबर 1995। देखो 15 नवंबर 1995 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम मैंने अभी पढ़ा, ये जो अरेंजमेंट फॉर इफेक्टिव कोऑपरेशन, इसके हिसाब से WTO का UN रिलेशंस मेंटेन होता है। अब क्या है, WTO डायरेक्टर जनरल पार्टिसिपेट्स to the chief executive board which is the organ of coordination within the UN system। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली WTO डायरेक्टर पार्टिसिपेट होता है UN का एक चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। अब हमारे स्टेटमेंट में देखिए आप, पहला स्टेटमेंट क्या है, WTO इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। सेकंड क्या है जो गलत है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलिस्ट एजेंसी, मैंने अभी भी आपको बताया। वैसे WTO एंड यूनाइटेड नेशंस का रिलेशन बहुत अच्छा है, पर यूनाइटेड नेशंस का कोई स्पेशलिस्ट एजेंसी नहीं है। इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर, बिल्कुल सही। Question number 5. A country in Western Asia bordering Lebanon to the southwest, the Mediterranean Sea to the west, Turkey to the north, Iraq to the east, Jordan to the south, Israel to the southwest. About which country the statement refers to? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई, सीरिया। दोस्तों इसराइल सीरिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हर दिन न्यूज़ आता रहता है, आज भी एक न्यूज़ आया था। ये इतना बर्निंग टॉपिक है इसलिए इसके मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला मैंने। तो आंसर इज सीरिया। एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको सीरिया दिख रहा है इधर, तो सीरिया बहुत सारे कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, टर्की, लेबनान, जॉर्दान, इराक जैसे कंट्री से, और मेडिटेरेनियन सी से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, राइट। इसराइल तो आपको इधर दिख रहा है, राइट। तो ये मैप क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर नेविगेशन ड्यूरिंग देयर रूटीन जर्नीज? आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे शॉर्टली, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मतलब जितने भी एनिमल्स इससे इंपैक्ट होता है। आज का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया इज द टॉलेस्ट? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों मैक्सिमम शेयर कीजिएगा वीडियो को, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। अब जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे प्रोवाइडेड है, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस